नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हॉट वर्क सेफ्टी। ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हॉट वर्क करते समय किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्री में या आसपास के एरिया जहां पर आग लगने का चांस हो सकता है, वहां काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं और वहां वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, हैमरिंग इस तरह से कोई भी कार्य करते हैं तो वह हॉट वर्क सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कभी भी कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए तथा यदि आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो अपनी व अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में कार्य करते समय सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि वह कार्य किस तरह के वर्क परमिट के अंदर आता है। वर्क परमिट एक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जो निर्धारित करता है कि यह कार्य सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है और कार्य करने वाले लोगों को संवाद करने में मदद करता है। इसे खतरे को खत्म करने या जोखिम को कम करने का एक आसान तरीका नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी कार्य में यदि आग निकल रही है या आग होने का चांस हो सकता है, कोई भी गर्म वस्तु हो सकती है, तो वह कार्य हॉट वर्क के अंतर्गत आता है। हॉट वर्क में नेकेड फ्लेम यानी जो आंखों से दिखने वाली आग है वह तथा न दिखने वाली फ्लेम को भी हॉट वर्क के अंदर लेना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड वर्क, कन्फाइंड स्पेस और लाइन ब्रेक, ये बाकी के 3 टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉट वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉट वर्क होता क्या है। किसी भी गतिविधि या कार्य में इग्निशन या आग का एक वास्तविक या संभावित स्रोत शामिल है या गर्मी या स्पार्क उत्पन्न करने के लिए अन्य संबंध भागों का कारण बनता है जो ज्वलनशील वाष्प यानी हाइड्रोकार्बन या किसी अन्य दहनशील सामग्री यानी कागज, लकड़ी को प्रज्वलित करने में सक्षम हो सकता है। हम इस तरह के कार्य को हॉट वर्क कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हॉट वर्क संबंधित सुरक्षा के नियम। हॉट वर्क जैसे कि हमने डिस्कस किया, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग या नेकेड फ्लेम ना होने के अलावा भी कोई ऐसी चीजें जहां हम हैमरिंग कर रहे हैं, उसको प्रारंभ करने से पूर्व कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे कि हॉट वर्क परमिट को हमको उस एरिया के इंचार्ज से ले लेना चाहिए। काम शुरू करने से पहले जिस उपकरण पे हम काम करने जा रहे हैं उसको आइसोलेट करवाएं तथा उसे पर्जिंग और फ्लशिंग के द्वारा रसायन मुक्त किया जाना चाहिए। किसी भी दहनशील सामग्री को हटा देना चाहिए। जिन उपकरणों पर हॉट वर्क किया जाना है उन्हें तेल मुक्त यानी हाइड्रोकार्बन फ्री होने के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसकी टेस्टिंग होने के बाद ही इसको तेल मुक्त माना जाना चाहिए। हॉट वर्क शुरू करने से पहले फायर एक्सटिंग्विशर और फायर वाटर की लाइन चार्ज करके रख लेनी चाहिए। यदि स्पार्क गिरने की संभावना हो तो फर्श पर पानी डाल करके उसे गीला कर लेना चाहिए, अथवा अगर आप किसी ऐसे एरिया में कार्य कर रहे हैं जहां पर सूखी घास है तो वहां पर भी उसे पानी से गीला कर देना चाहिए, क्योंकि जनरली इंडस्ट्रीज में सूखी घास में फायर लगने के चांसेस बने रहते हैं। आप हॉटवर्क जहां कहीं भी शुरू करने जा रहे हैं उसके निकटतम वेंट जहां से हाइड्रोकार्बन आने का चांस बना हो रहता है, वहां से ज्वलनशील गैस या वाष्प उत्सर्जन का संभावित स्रोत हो सकता है। उस स्थल से 10 मीटर के भीतर यदि आपको कुछ भी इस तरह का वेंट दिखाई देता है तो उस नाली को अच्छी तरह से बंद करवा दें, ताकि किसी भी केस में अगर वहां से गैस निकलती है तो उसको नियर बाई हॉटवर्क एरिया से स्पार्क ना मिल जाए। सभी कर्मियों को कार्य संबंधी खतरे की पहचान और कार्य जोखिम का मूल्यांकन, जिसे हम हिट्रा के नाम से जानते हैं, की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा टीम लीडर द्वारा इसे डिस्कस भी किया जाना चाहिए। फायर वॉच को हॉट वर्क के दौरान जॉब साइट पर तैनात किया जाना चाहिए, जो कि किसी भी अनियंत्रित फायर के समय अपनी टीम को फायर से बचाने का कार्य करेगा। वेल्डिंग, कटिंग या ब्रेजिंग ऑपरेशन से उत्पन्न खतरों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी पीपीईस द्वारा संरक्षित होंगे। पीपीईस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि हेलमेट, चश्मा, हैंड ग्लव्स, इसके अलावा हॉट वर्क के लिए फुल लेदर सूट होना चाहिए। एलईएल यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का 0 होने पर ही काम किया जाना चाहिए। अगर वह 0 नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि वहां हाइड्रोकार्बन कहां से आ रहा है तथा कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए।
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर 2 घंटे में गैस टेस्ट किया गया है। अगर वह एक ओपन एरिया है तो वहां एरिया मॉनिटर को तैनात किया जाना चाहिए, जो 24 घंटे या जब तक हम कार्य कर रहे हैं तब तक वह कंटिन्यूअस उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखेगा। किसी भी हॉट वर्क में जनरली इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स तथा टेम्परेरी कनेक्शंस यूज किए जाते हैं। वेल्डिंग मशीन और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल के पास वैध निरीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा उचित अर्थिंग और केबल का बिना किसी जोड़ के होना अनिवार्य है। किसी भी वेल्डिंग मशीन को अगर हॉट वर्क के लिए प्रमाणित किया गया है तो उसका वैलिडेशन स्टिकर उस मशीन के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए तथा वैलिड डेट भी होनी चाहिए। पोर्टेबल हैंड टूल्स उपकरण जैसे हैंड लैम्प, ग्राइंडिंग मशीन, हॉट एयर गन या टेस्टिंग उपकरण आदि का आपूर्ति सॉकेट आउटलेट यानी एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें 30 मिली एम्पियर का ELCB लगा होना अनिवार्य है। 30 मिली एम्पियर से ऊपर अगर हम ELCB लगाते हैं तो हमें शॉक लगने के केस में नुकसान बहुत ज्यादा होता है। 30 मिली एम्पियर ही ELCB का मानक है तथा इसको ही यूज किया जाना चाहिए। हमारे कार्यों में ग्राइंडिंग मशीन का काफी उपयोग होता है, तो ग्राइंडर का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ग्राइंडर मशीन पर निरीक्षण टैग है, क्या ग्राइंडिंग मशीन के साथ गार्ड फिट किया गया है, क्या ग्राइंडिंग मशीन का हैंडल अच्छी तरह से फिट है, क्या कार्य करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील सही है तथा ग्राइंडिंग मशीन की गति किसी भी मशीन की गति से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी ग्राइंडिंग मशीन की गति ज्यादा है और व्हील की कम है तो उसके टूटने के चांसेस बने रहते हैं। और यह भी देखना चाहिए कि ग्राइंडिंग डिस्क अच्छी तरह से फिट किया गया है। किसी भी प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति द्वारा ही ग्राइंडर का उपयोग किया जाना चाहिए। अपने नेत्र संरक्षण यानी फेस शील्ड, दस्ताने और ईयर प्लग अच्छी तरह से पहनना चाहिए। किसी भी हॉट वर्क में अपने आप को उन लोगों से अलग करने के लिए जिनको हॉट वर्क के दौरान हमारी वजह से चोट लग सकती है, एक अच्छा हॉट वर्क बूथ कार्य में सिद्ध होता है। क्या बूथ अच्छी तरह से बना हुआ है, इसको चेक करने के बाद ही हॉट वर्क को चालू करना चाहिए तथा बूथ एकदम साफ तथा किसी भी तरह के रसायन से मुक्त होना चाहिए। उसका जो नोजल फायर हमने पास में रखा हुआ है वह पूरी तरह से चार्ज किया गया होना चाहिए। अगर हॉट वर्क ऊंचाई पर किया जा रहा है तो यह प्रमाणित होना चाहिए कि जो स्कैफोल्डिंग हमें दिया गया है वह सही है तथा उसमें मिनिमम 2 रास्ते होने चाहिए जिससे हम बचाव के लिए समय भाग सकें। किसी भी हॉट वर्क के समय हमारा फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले कार्य में आता है। अगर फायर लग जाती है तो हमारे पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम उस समय में छोटी सी लगी हुई आग को तुरंत बुझा सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छी तरह से इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यहां हम आपको छोटे से एक रास्ते से बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये है पास, PASS। P मतलब पुल यानी खींचें, A मतलब एम यानी उस तरफ निशाना लगाएं, S मतलब स्क्वीज यानी दबाएं और S मतलब स्वीप यानी उसको उसके ऊपर आगे पीछे हिला करके बुझाएं। सबसे पहले हमको पिन को खींचना चाहिए, आग के बेस पर नोजल का निशाना लगाना चाहिए, हैंडल का दबाव बढ़ा करके उसको चालू करना चाहिए तथा आग बुझाने के लिए एजेंट को छोड़ना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को आग के आधार पर यानी उसके बेस की तरफ निशाना लगा करके स्वीप करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए तथा जब हमको ऐसा लगने लगे कि अब यह खत्म होने वाला है तो धीरे धीरे बाहर की तरफ आना चाहिए। हमें कभी भी आग को हमारी पीठ नहीं दिखानी है तथा एक्सटिंग्विशर को प्रैक्टिस करके इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि उसके खत्म होने से पहले हम आग से नियंत्रित रूप से बाहर आ जाएं तथा हमारी पीठ कभी भी आग की तरफ ना हो। इसके अलावा हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अग्निशामक का उपयोग करने का तरीका अच्छी तरह से किसी भी फायरमैन से सीख लें, ताकि अगर आपके समय में आग लगती है, किसी भी कार्य में आग लगती है, तो आप उस समय उसको अच्छी तरह से बुझा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर संबंधित सुरक्षा निर्देश। किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर को पहचानना बेहद आसान है। यह काले कलर से पेंट किया गया होता है तथा इसके ऊपर में प्रेशर रेगुलेटर लगा रहता है और साथ ही साथ एक वाल्व के ऊपर वो फिट रहता है। इस वाल्व के बगल में ही फ्लैशबैक अरेस्टर सबसे पहले लगा होता है, जिसके बाद उसका पाइप लगा रहता है। इसी तरह से अगर उसके साथ में यूज की जाने वाली गैस है तो वह एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन का रंग मरून होता है तथा उसमें भी प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं और साथ ही साथ फ्लैशबैक अरेस्टर की भी सुविधा होती है। इसकी भी पाइपलाइन
जाकर के ब्लो पाइप वाले नोजल से कनेक्टेड रहती है। हमको इन सभी चीजों को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही नोजल को ओपन करना चाहिए। धीरे धीरे इन वॉल्व को खोलना चाहिए। विशेष रूप से सिलेंडर बदलने के बाद पहली बार अगर सिलेंडर वॉल्व खोलने पर सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेशर रेगुलेटर का जो एडजस्टिंग स्क्रू है वह घिसा हुआ ना हो, यानी अगर वह घिसा हुआ रहेगा तो ओपन होने के बाद उसको बंद करने में काफी परेशानी होती है तथा इन्हीं केसेस में फायर काफी बढ़ जाता है। टेफ्लॉन टेप जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिजॉल्व्ड एसिटिलीन ऑक्सीजन आर्गन सिलेंडर को गर्मी से दूर तथा हवादार क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। इस सिलेंडर को सिलेंडर ट्रॉली पर चेन के साथ सुरक्षित रखा जाना चाहिए। होज और अन्य उपकरणों को अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए तथा हर बार कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसको विजुअली इंस्पेक्ट किया गया है तथा इन सब चीजों को चालू करने के बाद सोप सॉल्यूशन से रिसाव की जांच भी की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा हमने सिलेंडर के बारे में समझा, चलिए उसके रेगुलेटर के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक नॉन रिटर्न वॉल्व केवल एक ही दिशा में एक माध्यम को प्रवाह करने की अनुमति देता है, जिसे हम एनआरवी भी कहते हैं। एक नॉन रिटर्न वॉल्व यह सुनिश्चित करने के लिए फिट किया जाता है कि एक माध्यम में सही दिशा में एक पाइप से बहता हुआ बिना किसी दबाव के रिवर्स फ्लो का कारण न बन जाए। दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन और अन्य गैस प्रकार के उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। ईंधन गैस और ऑक्सीजन मैनिफोल्ड बंद जगहों में स्थित नहीं करने चाहिए तथा एसिटिलीन गैस को 15 psig या 103 किलो पास्कल से अधिक दबाव में किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप सिलेंडर हटाने जा रहे हैं तो सबसे पहले रेगुलेटर को हटा दीजिए तथा उसके बाद ही वॉल्व का प्रोटेक्शन कैप उसके ऊपर लगा दीजिए। किसी भी हाल में रेगुलेटर की मरम्मत किसी भी अन्य आदमी द्वारा ना करवाएं, इसे केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा ही किया जाना चाहिए तथा रेगुलेटर और समय समय पर गेज के परीक्षण हेतु इनर्ट गैस या तेल मुक्त हवा का उपयोग करके इसे टेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं सिलेंडर के रिलेटेड सुरक्षा निर्देश। कभी भी हम जब सिलेंडर को रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो सिलेंडर को हमेशा चेन से बांध करके स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़ी अवस्था में ही रखना चाहिए। सिलेंडर को बिना सहारे के कहीं पर भी खड़ा ना करें। इसके गिरने पर इसका वॉल्व अगर टूट जाता है तो यह एक रॉकेट की तरह बनता है जो बहुत नुकसान दे सकता है तथा सिलेंडर को कभी भी खुली धूप में या लिटाई हुई अवस्था में ना रखें तथा सिलेंडर को ट्रांसफर करते समय रोल करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी ना ले जाएं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने ग्राइंडिंग करते समय या तो आग लगवा दी या ग्राइंडिंग व्हील के टूट जाने की वजह से उनको खुद या उनके दोस्तों को नुकसान हुआ। हमें मशीन के गार्ड को हमेशा चेक करना चाहिए तथा उचित गार्ड, वैध बिजली कनेक्शन और वैध निरीक्षण प्रमाण पत्र के बाद ही ग्राइंडिंग को चालू किया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की फोटो में, यह व्यक्ति के पास में जो ग्राइंडिंग मशीन है यह वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ में है तथा उसके ऊपर गार्ड भी लगा हुआ है। जबकि राइट साइड वाली फोटो में आप देख रहे हैं जो आदमी ग्राइंडिंग कर रहा है उसकी वजह से जमीन पर बहुत सारा स्पार्क गिर रहा है जो आग का कारण बन सकता है। दोस्तों, किसी भी प्लांट में जब तक हो सके तब तक हॉट वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉट वर्क खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। आप ट्राई करिए कि आपके प्लांट में अगर उसको बाहर बना करके लाएं और प्लांट में सिर्फ नट बोल्ट द्वारा उसको फिट कर पाएं। अगर इस तरह की कंडीशन बन सकती है तो इस तरह से ही कार्य करें तथा प्लांट में जितना हो सके उतना कम हॉट वर्क करें। जब आप प्लांट के स्टार्टअप, शटडाउन या डीकमिशनिंग के दौरान कार्य करने जा रहे हैं तो किसी भी हॉट वर्क की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि सिस्टम के पैरामीटर तेजी से बदल सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन का अप्रत्याशित रूप से रिलीज होने का खतरा बन जाता है। जोन 0 में वर्गीकृत क्षेत्रों में जहां ज्वलनशील पदार्थ लगातार मौजूद रहते हैं वहां हॉट वर्क वर्जित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित, अधिकृत और सक्षम व्यक्ति को ही वेल्डिंग कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए तथा एलईएल के शून्य होने पर ही हॉट वर्क किया जाना चाहिए। यदि वहां पर हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंस माइनर फॉर्म में भी है तो भी कार्य नहीं करना चाहिए तथा कार्य करते समय अनिवार्य सुरक्षात्मक उपकरण यानी पीपीई का सदैव पालन करना चाहिए। ग्राइंडिंग कार्य शुरू करने से पहले कार्यस्थल की अच्छी तरह से सफाई कर लें। वहां किसी भी तरह का कंबस्टिबल मटेरियल हो तो उसे तुरंत हटा दें तथा सर्टिफाइड टूल्स व उपकरणों का इस्तेमाल करके ही इस तरह के कार्य को शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों, हॉट वर्क एक बेहद ही खतरनाक सिस्टम है। इसे करना और ना करना ये आपके हाथ में है, लेकिन करते समय यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आप अनजाने में
उस प्लांट में आग लगवा दें। हॉट वर्क के इन सभी नियमों को यदि हम पालन करते हैं तो हम आज और आज के बाद जब तक भी कार्य कर रहे हैं तब तक कभी भी हमारी वजह से आग नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारत की इस प्रगति में हम सबका साथ दिया, और साथ ही साथ आग ना लगने के लिए इन चीजों को सीख करके आप जब कार्य करने जाएंगे तो हम लोगों को भारत को आगे ले जाने में सफलता मिलेगी। तो आपके इस वैल्यूएबल टाइम का और लर्निंग करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी मोटिवेटेड होकर के नए नए वीडियोस सेफ्टी के रिलेटेड लाते रहें। धन्यवाद।